हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच एक और नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, और उसमें हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वर्चुअल वैल्यू क्या होती है, कैसे करंट इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, बहुत तरीके से पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीन केसेस में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन रहता है, कौन किसी को क्या इफेक्ट करता है, क्या ये हमको देखना है। ठीक है, चलो। लेकिन इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं दो वर्ड यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक आपका हम लोग इसमें वर्ड पढ़ेंगे फेज डिफरेंस, और एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक है, मोस्टली इनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी डेफिनेशन ही गड़बड़ कर जाती तो आगे का भी बड़ा टॉपिक समझ में नहीं आता, तो बहुत आसानी से समझाते हैं। देखिए, फेज मतलब होता है एंगल। ठीक है, मतलब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिव मतलब होता है समय के अकॉर्डिंग चेंज होना। जब हम उन दोनों चेंजेस को, जब हम दो क्वांटिटी के बीच में होने वाले चेंजेस को एंगल के टर्म में बताना चाहेंगे तो हम फेज डिफरेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम पाथ के टर्म में बताना चाहेंगे तो पाथ डिफरेंस होता है। जैसे देखो, फिगर से अभी बताते हैं। जैसे यहां पर मैं क्वांटिटी ले लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पर एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, एक कोई क्वांटिटी ले ली हमने, मान लेते हैं ये हमने अल्टरनेटिव ईएमएफ की ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाया इस तरीके से, ये जो डॉट डॉट करके जा रहा है ये बना दिया मैंने अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, हमको इसमें जो डिफरेंस बताना है वो बताना है एंगल के टर्म में, मतलब फेज के टर्म में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। अब देखो जरा, यहां पर एक डायग्राम जिसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, फेजर डायग्राम। जब हम फेजर डायग्राम में एसी सर्किट का बिहेवियर पढ़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्टरनेटिव करंट होती है वो कम ज्यादा होती रहती है, अपने मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। तो यहां पर हम फेजर डायग्राम की हेल्प से एसी सर्किट में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, एक आपका लाइन होती है, ये अल्टरनेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है जिसको हम लोग देखना चाहते हैं। ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये और आपका करंट भी, जो भी आपको जो है वो ले सकते हो। ये हमेशा, ये इसको बोलते हैं फेजर लाइन, ये होती है फेजर लाइन। ठीक है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो डायग्राम बनता है ये कहलाता है फेजर डायग्राम। ये जो लाइन है ये कहलाती है फेजर लाइन, और यहां पर जो एंगल होता है ये कहलाता है फेज एंगल या फेजर एंगल कहलाता है, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, यहां पर ये जो लाइन है फेजर लाइन, इसका प्रोजेक्शन हम, अगर हम यहां पर नाम दे दें एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, हम इस लाइन का जब हम प्रोजेक्शन इस वाले पे देखेंगे, वाई डैश पे, जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होता है, जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो कहलाता है एट एनी टाइम द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जैसे अगर हम करंट की बात करते हैं, जैसे इस समय, तो यहां पे प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो अभी प्रोजेक्शन लेंथ इतनी है, तो उस टाइम पे जो अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। मान लेते हैं ये वाला उठ के डायग्राम यहां पे आ गया,
तो ये होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि इस समय जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, आई नॉट या ई नॉट, जो क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा ये एक एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, इसलिए इसको वैल्यू प्लस लेते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज लगाएंगे तो हो जाता है माइनस। तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो जब ये पूरा चक्कर लगा देगा, ये पूरा चक्कर लगा देगा, तो ये एंगल कितना बनता है यहाँ पे, 2 पाई। ठीक है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये तो मैंने एंगल को देखा। अगर मैं पाथ को देखूं जरा, देखो जरा, एक साइकिल आपकी कंप्लीट होती है इतना, ये एसी की एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जरा इसको उठा के, इस वाले इनको उठा के इधर ले आओ, तो एक सर्किल बन गया। यानी कि जब एक सर्किल कंप्लीट होता है तो एक उसका कंप्लीट चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो वही तो क्या होता है, वही होता है उसका वेवलेंथ, पाथ लेंथ जिसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, उसका पाथ लेंथ, यानी कि वो क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, यानी कि पाथ डिफरेंस को हो, पाथ लेंथ को हो, चाहे 2 पाई को हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां पर मैंने क्या किया, सब ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव है। ठीक है, थोड़ी देर सपोज कर लेते हैं ये ऐसा रखा, इसको उठाकर मैं ऐसे रख दिया, एक सर्किल कंप्लीट हो गया। मतलब एक सर्किल को कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको वेवलेंथ बोलते हो, पाथ लेंथ बोलते हो। तो ये हो गया लैम्डा, और अगर हम एंगल के टर्म में कहें तो ये होता है 2 पाई। ठीक है, तो इसी में एक रिलेशन दे दिया जाता है कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये अभी आया कैसे, ये भी हम डिराइव करके बताएंगे भाई आगे चैप्टर्स में। तो एक रिलेशन यहां से ये आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, पाथ और फेज आपको समझ में आ गया। जब हम लैम्डा के टर्म में कोई चीज बताएंगे तो पाथ डिफरेंस हो जाता है, अगर हम एंगल के टर्म में बताएंगे तो फेज डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखो, हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं चलना, ओरिजिन हम यही मानते हैं अपने इस लाइन को। अब देखो, इसका मतलब यह है ये दोनों लाइन एक ही जगह से उठ रही हैं। यहीं से मान लेते हैं, यहीं से दोनों लाइनें उठ रही हैं, तो क्या इन दोनों में कोई भी एंगल का डिफरेंस है, कुछ भी एंगल का डिफरेंस है, नहीं। तो इसका मतलब यहां पे कहेंगे, यहां पे जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बना दें, ये जो डॉट डॉट है इसको हम हटा करके इसको ऐसे बना दें, अगर हम यहां से इस तरीके से, अब जरा देखना इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा यहां ले आए, यहां से इस ग्राफ में देखिएगा, ये तो यहीं से उठ रहा है, यहीं से। ठीक है, ये तो क्वांटिटी उठ रही है, लेकिन ये वाली कहां, नीचे से उठ रही है, मतलब यहां से कहीं से उठ रही है ये। ठीक है, नीचे से उठ रही है, ये तो यहीं से है, ये यहां से उठ रही है। यानी कि ओरिजिन पॉइंट देखो जरा, ध्यान दीजिएगा, यहां से अल्टरनेटिव ई में भी उठ रहा है, और यहां से करंट, दोनों में कितना डिग्री का अंतर हो गया, 90 डिग्री का। तो कह सकते हैं यहां पे जो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, 90 या पाई बाई 2 का होता है। ठीक, अब कभी कभी ग्राफ आपको ऐसे भी मिलेगा कि यहां से उठता हुआ दिखाई देगा, यहां से इस तरीके से। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब अल्टरनेटिव ईएमएफ तो यहीं चल रहा है, वो कहां पे है, यहां से। इसका मतलब क्या है, यहां से, तो यहां से चलेगा तो कितना डिग्री हो गया, 90 का। ठीक है, यानी कि ईएमएफ वाली लाइन यहां है और करंट वाली लाइन यहां पर है, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, तो दोनों में कितना डिग्री का अंतर हो गया, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से हम लोग 90 डिग्री, जब हम लोग बोलते हैं कि फेज डिफरेंस, तो हम लोग एंगल की बात करते हैं। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना होता है। अब अगर हम जैसे यहां की बात करते हैं कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, देखो जरा, यहां पर कितना है, ये है 0, ये है लैम्डा बाई 2, और ये हो जाता है लैम्डा। ठीक है, इतना तो आपको पता है, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी वेवलेंथ होती है, ये आधी होती है। बीच का ये होता है लैम्डा बाई 4, ये होता है लैम्डा बाई, इसको और लैम्डा बाई 2 का आधा तो लैम्डा बाई 8 हो जाएगा। नहीं, इसमें एक मिनट, इसको
प्लस हाफ और जोड़ दीजिए, ये आधा हो गया इसका, यहां पर 3 लैम्डा बाई हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 और आधा फिर इसमें जोड़ दीजिए, ये लैम्डा बाई, ये 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब अगर हम कहें कि इस कंडीशन में दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, तो कितना आएगा भैया, ये पाथ डिफरेंस हो गया, ये पाथ डिफरेंस हो गया, तो लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो पाथ के टर्म में कह सकते हैं तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, और अगर हम एंगल के टर्म में कहेंगे तो पाई बाई 2 का आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया कुछ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपको क्लियर करने के लिए। अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पर, क्योंकि यहीं से जब पाथ फेज और पाथ क्लियर नहीं होता है तो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। ठीक, अब आते हैं असली टॉपिक पर। भैया कंटिन्यू बनाए रखिएगा, इस पे देखते रहिएगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो अब हम लोग अपना असली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि हमारे पास एक एसी सर्किट है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, मान लिया मैंने, हमारे पास एक सर्किट है, एसी सर्किट, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है, कुछ इस तरीके से। ये हमने बना दिया एक अल्टरनेटिव ईएमएफ का सोर्स, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी में अपना करंट वरेंट फ्लो हो रही है। यहां पर ये सोर्स लगा है तो यहां पर ईएमएफ, अल्टरनेटिव ईएमएफ जनरेट होगा। तो अल्टरनेटिव ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है भैया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर E, जब इसमें करंट I फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, एज वी नो दैट क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हम V को किससे, E से डिनोट करें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आई आर। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, तो आर को इसके नीचे ले आओ, तो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ई नॉट होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो ई नॉट अपॉन आर तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो अब हमको क्या, देखिए मुझको इन दोनों से बस कंपेयर कराना होता है, इन दोनों को, कि क्या मेरी जो इक्वेशन है वो ओरिजिनल वाली इक्वेशन के जैसी आई है या नहीं आई। तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी तो हम लेके ही चले थे, यहाँ पे क्या I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों लगभग एक जैसी हैं, यहाँ पे किसी भी टाइप का फेज डिफरेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी शुरू में, ये होता है फाई, क्या होता है फेज डिफरेंस, वहां पे मैंने एक टर्म ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तो कुछ आ नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ फेज डिफरेंस क्या है, 0, यानी कि V अल्टरनेटिव ईएमएफ और अल्टरनेटिव करंट में किसी भी तरीके का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ जरा बना देते हैं यहां पर, इससे और क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस लाइन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस लाइन को E से रिप्रेजेंट करें, तो I वाला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया I, मतलब किसी भी तरीके का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा भैया, एक लाइन ऐसे दिखा देंगे, यहां से ये E और यही आपकी क्या हो जाएगा, I भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, या इसको ऐसा ना करके
इन दोनों को इस लाइन पर दिखा दीजिए, ठीक है, और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ दोनों में फेज डिफरेंस है ये नहीं, तो इसी लाइन पर हम दिखा देते हैं E को, और ये हो जाएगा आपका I को। कोई भी कहीं भी दिखा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये E है एंड ये I है, ये हो गया थीटा, कि दोनों में किसी भी टाइप का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दोनों फेज डिफरेंस, फेज डायग्राम। अब एक चीज और बताते हैं, जो रेजिस्टेंस है इसका बिहेवियर जैसा एसी के लिए होता है वैसा ही डीसी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि इसका बिहेवियर एसी के लिए कुछ और है, डीसी के लिए कुछ और है, नहीं, दोनों के लिए इसका बिहेवियर जो है वो सेम होता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे भैया, फेजर डायग्राम अगर आता है तो आपको ये नहीं ये वाला लाइन बनानी, दोनों में से कोई फिगर बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से बस आपको एक लाइन याद करके रखनी है कि इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एसी सर्किट में अब क्या लगा होगा, एक इंडक्टर लगा होगा। तो यहां पे लिख देंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर या इंडक्टेंस ओनली, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। यहां पर हमने इसको लगा दिया एक इंडक्टर, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो तो वही होगी भैया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी इसमें क्या होगा, एक आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जो इसमें फ्लो होने वाली करंट को क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि अपोज वो कितना करेगा, हमको पता है एक E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यही एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। इतनी ताकत से वो क्या करेगा, अपोज करेगा। हमको क्या करना है, हमको तो करंट फ्लो करानी है, हमको इसके इतनी क्वांटिटी के, भाई इतनी क्वांटिटी अपोज कर रही है तो हमको इसके अपोजिट में वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, हमको इतना ही इसके अपोज में देना पड़ेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब इतना ही हमको यहां पर पोटेंशियल देना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट में, इसलिए हमने लगा दिया माइनस। टी हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल नीचे ले आओ, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी रहेगा डी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल, इसको इंटीग्रेट करें ऑन इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यहाँ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, इतना, ठीक है। एक कांस्टेंट भी प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं, उसकी वैल्यू 0 आती है, वो हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो जरा, इक्वेशन तो हमारी ये है, कंपेयर हमको इससे करना है, और आ रहा है यहाँ पर कॉस, और यहाँ पे ओमेगा एल भी जैसा गड़बड़ आ रहा है, तो कभी तो कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो क्या करते हैं, यहां पर लेट जो ओमेगा एल है उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक्स एल से, ठीक है। ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस,
इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या जाएगा, ये एक टाइप का है रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है, बस हमने सिंबल चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा, तो I इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एक्स एल। अब इसको लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, साइन भी आ गया, कंपेयर हो जाएगा। ठीक, देखो जरा, तो I इक्वल टू ई नॉट अपॉन, ये क्या एक टाइप का रेजिस्टेंस लिखा है, तो ई नॉट अपॉन आर कांस्टेंट, वो आई नॉट हो जाएगा, ये आई नॉट हो जाएगा। यहां से माइनस लगाओ, ये हो जाएगा साइन, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये अभी भी साइन के एंगल में ही है माइनस, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां फॉर्मूला लिखे देते हैं, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन, बस देखिए इसमें दो चीज निकल के आ गई, एक तो ये चीज कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, अब देखो यहां से दोनों में भी अंतर है, यहां पे तो ठीक है, इसमें तो प्लस जीरो कह सकते हो, यहां पे क्या है माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब क्या है, इसका अगर हम फिगर बनाएं, तो यहां से इसको हटा दे रहे हैं, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, सब डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमने दिखा दिया ई को, अब हमको इसमें दिखाना ये माइनस पाई बाय 2, मतलब माइनस पीछे है, तो हमको यहां से कहीं इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब यहां से ये इस तरीके से, ये हो गई हमारी करंट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया पीछे, मतलब स्टार्टिंग यहां से है, वो पीछे से स्टार्ट हो रही है, इसलिए क्या हो जाती है माइनस। ठीक है, या इसको हम फेजर डायग्राम से दिखाएं तो मैं इसके दिखा सकते हैं ऐसे कि अगर आप ये ई को रिप्रेजेंट करते हो तो करंट कहां हो गई भैया आपकी, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ये अगर आप ई को यहां पर रिप्रेजेंट करते हो तो आई कहां हो गया भैया आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, जो मन में आपको बना सकते हो, गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, गलत कुछ नहीं है। तो यहां पर एक चीज पर ध्यान देनी है कि अगर सर्किट में इंडक्टर लगा है, इंडक्टेंस, इंडक्टर वाले सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। देखो जो करंट है हमारी वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वाले केस में दोनों में किसी भी टाइप का फेज डिफरेंस नहीं था, यहां पे आ गया तो देखा कि करंट 90 डिग्री पीछे हो जा रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो था वो एसी और डीसी के लिए सेम इफेक्ट करता है, जरा इसमें देखते हैं, इसको चलो यही कर देते हैं, आ जाएगा। देखो डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 0, तो यहां पे रखो जरा, ओमेगा 0 आ गया तो एक्स एल क्या हो जाएगा 0, मतलब जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए भैया कोई काम नहीं करता। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि इंडक्टर है वो डीसी के लिए वर्क करता है कि नहीं करता, तो यहां से आपको क्लियर है कि जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता, लगा हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। क्लियर, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट कैपेसिटर अगर लगा हो सर्किट में तब क्या करेंगे भाई, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, इंडक्टर पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ते हैं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, अब कैपेसिटर लगा देते हैं कि कैपेसिटर देखते हैं सर्किट को कैसे इफेक्ट करता है। ये लगा दिया कैपेसिटर, और ये हमारा एक सोर्स लगा हुआ था इस तरीके से, यहां लिख देंगे अब कैपेसिटर।
ठीक है, इक्वेशन हर डेरिवेशन की स्टार्टिंग यहीं से होगी। अब पता है जैसे ही कैपेसिटर लगाएंगे सर्किट चालू होगा तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने प्लेटों पे चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू, ठीक है, Q इक्वल टू CV या V इक्वल टू Q बाई C। अब V क्या है, वही तो E है यहाँ पर, यानी कि E इक्वल टू Q बाई C। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा Q बाई C इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इधर ले जाओ तो Q इक्वल टू E नॉट C साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DQ हो जाएगा, ये E नॉट, ये C, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा हो जाएगा और इंटू DT हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा DT को इसके नीचे लेके चले जाओ, DQ अपॉन DT इज इक्वल टू E नॉट ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या बन गया, I, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E नॉट ओमेगा C। अब देखिए फिर वही दिक्कत आएगी, ये साइन है ये कॉस है, इसको फिर से साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम अब साइन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये भी तो कॉस आएगा। लेकिन भैया ध्यान रखेंगे कि हमको कंपेयर कराना है प्लस ओमेगा टी से। ठीक है, और जब यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे तो माइनस सर्किट यहाँ इक्वेशन में आ जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगी, कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसे रखोगे तो यहाँ पे माइनस में ओमेगा टी है तो कंपेयर आप नहीं कर सकते। ठीक है, पहले वाले में क्या था, माइनस कॉमन लिया था, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो यहाँ पर ई नॉट ओमेगा से साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी है। अब देखो जरा कैसे सॉल्व करते हैं, आई इक्वल टू ई नॉट 1 अपान ओमेगा सी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, लेट 1 अपान ओमेगा सी को हम लोग क्या एक्ससी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्ससी है वो क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, ये भी भैया अपने आप में एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। बस आ गया आंसर। तो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी तो है एक रेजिस्टेंस ही, तो ई नॉट अपॉन आर, आई नॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आ गया आपकी करंट की इक्वेशन। अब जरा दोनों में ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 है, मतलब क्या, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। ठीक, अब देखो इसको कैसे सर्किट में दिखाते हैं, ये हटा दीजिए यहाँ पे। अब देखो सर्किट में कैसे दिखाएंगे, एक ग्राफ के जरिए। ये इसको दिखा दिया हमने ई से, हमको आगे है दिखाना है, तो आगे कहाँ होगा भाई, यहां पे दिखाना पड़ेगा, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई का। अगर हम फेजर डायग्राम से दिखाएं, अगर हम ई को यहां दिखाते हैं तो आई को हमको यहां दिखाना पड़ेगा, ये हो गया 90 डिग्री। अगर हम किसी एंगल पे दिखाते हैं, मान लेते हैं ई को हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो आई को हमको यहां पे दिखाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। तो यहां से फिर हमको दो चीज याद रखनी है कि ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में जो करंट होती है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। ठीक है, 90 डिग्री आगे होती है। अब जैसे जो रेजिस्टेंस था वो एसी और डीसी के लिए सेम बिहेव कर रहा था,
जो इंडक्टर था वो AC के लिए तो वर्क कर रहा था, DC के लिए वर्क नहीं कर रहा था। जरा इसको चेक कर लेते हैं। जो आपका DC के लिए है वो F क्या होती है, 0, ठीक है। जरा इसमें भी रखो तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 0। इसमें रखो तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। मतलब जो कैपेसिटर है वो DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है, मतलब DC को ब्लॉक कर देता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ब्लॉक्स DC, यानी कि कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, ठीक है। तो यहां पर आपको ये रीजन बताना है, ठीक। तो तीनों सर्किट हमने पढ़ लिए, जब तीनों का एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक दो लाइन सब में से कंक्लूजन के तौर पे निकाल के हम लोग को याद रखनी है। अभी मैं एक कंपैरिजन चार्ट बना दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये सर्किट है प्योर रेजिस्टेंस वाला, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस है। ये इंडक्टर वाला है, ये अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स हो गया, ये L हो गया, ये I हो गया, ठीक है। और यहाँ दोनों में हम बना जा रहे हैं, ये आपका हो गया कैपेसिटर वाला, ठीक है। इसमें ये AC एंड DC सेम, DC के लिए सेम तरीके से वर्क करता है, सेम वर्क, ठीक है। ये AC फॉर AC इट विल वर्क, बट DC नो वर्क, ये DC के लिए वर्क नहीं करता। ये जो है वो AC के लिए तो वर्क करता है, इट विल वर्क, बट DC के लिए ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है। इसमें E एंड I में नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि जो करंट है I लैग्स बिहाइंड बाई 90 डिग्री, ठीक है। लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, यहां लिख देते हैं बाई 90 डिग्री, और यहां पे क्या लिख देंगे, I लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ठीक है। बस इतने ध्यान देना है भाई आपको कि यहां पर ये जो इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस वाला है AC DC के लिए बराबर, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं। ये AC के लिए वर्क करता है, DC के लिए वर्क नहीं करता। यहां पर जो करंट होती है वो पीछे होती है, वोल्टेज आगे होता है। कैपेसिटर वाले में AC के लिए वर्क करता है, DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है, और ये I जो है यहां पर आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो तो R ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो XL है वो है ओमेगा L, और यहां पे जो XC है 1/ओमेगा C, तो ओमेगा जो होता है वो होता है 2πf, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरेटिवली हल्का सा एक नजर से याद करने वाला। तो आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया चीज पढ़ ली है। कल हम लोग, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग LCR सर्किट पढ़ेंगे, गजब। बस आप लोग बने रहिए साथ में। तो आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे भी जो टॉपिक है इसी फ्लो में और इसी इंटरेस्टिंग वे में, इसी वे में आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ ही आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।